वेलकम डियर रॉकेट्स। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 49 जो कि सीरीज का दोस्तों आखिरी पार्ट है। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर देखिए और बताइए आपको सीरीज कैसी लगी। चलिए इसी पार्ट का तो आप और हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक बात तो सच है कि सीरीज ने हमें रोज एंटरटेन किया नए नए ट्विस्ट के साथ। और रोज सीरीज के वीडियोस को देखने के लिए आपने जो अपने शेड्यूल में से वक्त निकाला होगा ना, तो अब आप दुविधा में पड़ गए होंगे कि कल से हम उस टाइम पे क्या करेंगे। अगर हमारी तरह आप भी सीरीज का ये रोज का एक्साइटमेंट मिस करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पर ऐसी भी मिस करने वाली कोई बात नहीं है, आप चाहें तो शुरू से फिर एक बार देख सकते हैं। सीरीज के सारे पार्ट्स चैनल से कहीं नहीं जाने वाले हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मॉन्स्टर सीरीज के आखिरी और अहम पार्ट की ओर। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि नाथन का असिस्टेंट ली को कॉल करता है कि प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ली पूछता है कि इस वक्त तुम हो कहाँ पर। तो इस पार्ट में दिखाते हैं कि असिस्टेंट उस रोड का नाम बताता है जिसमें वो ड्राइव कर रहा है, और मोजो मैप में देखता है कि वो रोड इनके होटल के पास ही पड़ता है। तो ली दोस्तों असिस्टेंट से कहता है कि एक काम करो, तुम डोडो ग्रुप होटल वाले रोड की ओर जाना, मैं तुम्हारा वेट वहीं पर करूंगा। अगर तुम्हें उन्होंने पकड़ लिया तो किसी भी हालत में उन फाइल्स को उनके हवाले मत करना, क्योंकि उन्हीं फाइल्स के रहते तुम्हारी जान बचाई जा सकती है। वहाँ एंड्रयू और जे दोस्तों असिस्टेंट का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते और तेजी से उसको चेस कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक सिग्नल में एंड्रयू फंस जाता है। असिस्टेंट तो डर डर कर रियर व्यू मिरर में देखता हुआ ड्राइव करता है। इसी वजह से वो आगे की गाड़ी से टकराने वाला होता है कि तभी वो कार को घुमा देता है ताकि एक्सीडेंट ना हो, और इस तरह से वो उस तरफ के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी चढ़ा देता है। दोस्तों उसे बहुत चोट भी लगती है, लेकिन वो किसी तरह गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाता है। तब वहाँ पर जे और नाथन पहुँच जाते हैं। नाथन कहता है कि इसे अपनी गाड़ी में चढ़ाओ, हम इसे इतना पीटेंगे कि ये सब कुछ उगल देगा। पर दोस्तों इतने में एंड्रयू और उसका असिस्टेंट आ जाते हैं। एंड्रयू कहता है कि छोड़ो उसे, वो मेरा आदमी है। जे तो हंस देता है कि कल तक ये हमारा आदमी था और आज तुम्हारा कैसे हो गया। वो नाथन से कहता है कि इस एंड्रयू को और इसके असिस्टेंट को पीट कर चटनी बना दो इनकी। ये कहकर दोस्तों वो खुद तो चला जाता है और एंड्रयू और उसके असिस्टेंट को वो लोग बहुत मारते हैं। उनका बुरा हाल करके वो निकल जाते हैं। एंड्रयू तो उठ भी नहीं पाता, पर उसका असिस्टेंट उसकी मदद करता है और कहता है चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, और क्या करना अब। और एंड्रयू कहता है नहीं, सबसे पहले मुझे वो फाइल हासिल करना है। मैंने जिना को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे पेंडोरा बॉक्स दूंगा और मैं उसे दोबारा धोखा नहीं दे सकता। तभी दोस्तों नाथन के असिस्टेंट की कार से फोन बजता है। एंड्रयू भागकर जाता है और फोन उठाता है। ओह, तो ली कॉल कर रहा होता है। ली कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं मेन रोड पहुँच गया हूँ। ली को क्या पता कि वो असिस्टेंट तो पकड़ा गया है। तब एंड्रयू कहता है कि उसे जे और नाथन पकड़ कर लेकर चले गए हैं। अब इससे पहले कि वो उससे फाइल ले लें, उनको रोकना होगा। ली बड़ी टेंशन में पूछता है कि वो लोग किस रास्ते गए। एंड्रयू उसे रास्ता बताता है। दोस्तों अब ली उस सड़क के एंड तक चेक करता है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। यहाँ से दोस्तों असिस्टेंट को दिखाते हैं जिसे किसी पुरानी फैक्ट्री में बांधकर बहुत पीटा गया था। नाथन कहता है कि अगर तुम बता दो कि वो फाइल तुमने कहाँ छुपा के रखा हुआ है तो मैं तुम्हें जान की भीख दे दूंगा, वरना तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैंने क्या किया है आज तक। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि वैसे आप किस फाइल की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो ऐसा कोई फाइल है ही नहीं। जे कहता है कि इसके साथ वार्तालाप करके कोई फायदा नहीं है, तुम एक काम करो, इसका सर फोड़ दो। पर दोस्तों तब एक ट्विस्ट आता है। उसे एक कॉल आता है जिसमें कॉलर की वॉइस बिल्कुल उस अननोन नंबर वाले कॉल से मिलती है जिसने न्यूज चैनल को कॉल करके कहा था ना कि पेंडोरा बॉक्स मेरे पास है, उसी का। जे पूछता है तुम कौन हो। वो कहता है कि अरे मैंने टीवी शो में कॉल भी किया था, भूल गए क्या। तुम जिस पेंडोरा बॉक्स को ढूंढ रहे हो मेरे पास है। मैंने ली से बात कर ली है और वो मुझे पेंडोरा बॉक्स के लिए 5 मिलियन देने को तैयार है। अगर आपको फाइल चाहिए तो आप कितना दे सकते हैं बताओ। जे पूछता है पर मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हारे पास पेंडोरा बॉक्स है। दूसरी ओर दिखाते हैं दोस्तों असल में वॉइस चेंजर ऐप के जरिए कॉल पर ली था। दोस्तों वो तो जे की पूरी जन्म कुंडली जानता था। तो कहता है मैंने उस फाइल को पढ़ा, उसमें आपके हर घटिया फ्रॉड और कत्ल की ऐसी डिटेल्स है कि मैं क्या बताऊं आपको। कहकर वो हर डिटेल भी बताने लग जाता है। दोस्तों अब ये सुनकर जे कहता है कि बस करो, उस बारे में बात मत करो ज्यादा, मुझे विश्वास हो गया है कि वो फाइल्स तुम्हारे पास है। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ली दोस्तों फिर उसकी आवाज में दोहराता है दोबारा कि ली ने मुझे 5 मिलियन देने का वादा किया है, तुम कितना दोगे बताओ। अरे मैं 8 मिलियन दे सकता हूँ तुम्हें। ठीक है मैं फिर कॉल करूंगा। ये कहकर दोस्तों ली कॉल काट देता है। इसके तुरंत बाद एक अननोन नंबर से नाथन को कॉल आता है और ये कॉल भी ली ही कर रहा था। वो फिर उसी वॉइस चेंजिंग ऐप के जरिए बात करता है और कहता है उस फाइल में तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ है। उसमें एविडेंस के साथ साफ लिखा है कि तुमने ही ली के पेरेंट्स का कत्ल करवाया था। नाथन को भी अब विश्वास हो जाता है कि फाइल असिस्टेंट के पास नहीं, उस अननोन नंबर वाले कॉलर के पास है।
नाथन कहता है कि तुम मुझे वो फाइल दे दो। ली कहता है उस अननोन नंबर वाली की आवाज में, ऐसे मुफ्त में देने के लिए थोड़ी ना मैंने फाइल चुराई थी। जे मुझे 8 मिलियन देने को तैयार है, तुम 10 मिलियन दोगे तो फाइल तुम्हारा हो जाएगा। नाथन तो बड़े ठाठ से कहता है कि 10 मिलियन तो मेरे पैरों की धूल के बराबर है, तुम अभी इस जगह पर पहुंच जाओ और मैं तुम्हें पूरा अमाउंट दे दूंगा। चलो, एक आखिरी बकरा मिल ही गया। ये सोचकर ली पूछता है कि ठीक है बताओ कहाँ पर आना है। नाथन उसको एक जगह बताकर कॉल कट कर देता है दोस्तों। फिर नाथन जे से कहता है कि फाइल मिल गया है, आप सिर्फ एक आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं फाइल भी लाऊंगा और उस कॉलर को भी पकड़ कर लेकर आऊंगा। जे भी मान जाता है और नाथन उस आदमी को लेकर कॉलर से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर दोस्तों, ली नाथन की बताई हुई जगह पर मोजो और ग्रे के साथ वेट कर रहा होता है। तब नाथन वहाँ पर पहुँच जाता है, पर इस बार उससे फोन पर मोजो बात करता है, पर वो भी वॉइस चेंजर के जरिए उसी वॉइस में बात करता है और कहता है, मैं एक्चुअली ट्रैफिक में फंस गया हूँ, तुम वहीं पर वेट करो, मैं पहुंच जाऊंगा। इसी बीच ली नाथन के पीछे चला जाता है। नाथन उसको जैसे देखता है तो तुरंत वहां से भागता है और ली उसको चेस करता है। नाथन का आदमी भी उनके पीछे भागता है और तब उसे ग्रे रोक लेता है दोस्तों। वो जिस तेजी से आता है ना, उससे तो लगता है कि ग्रे के अंदर हिम्मत आ गई है और वो उस आदमी को पकड़कर बिल्कुल पीटने वाला है, पर कहाँ यार, उल्टा वो आदमी ग्रे को उठाकर पटक देता है। फिर मोजो आता है तो वो उससे भी ग्रे की तरह कमजोर समझकर उठाने की कोशिश करता है, पर मोजो तो उसकी हड्डियां ही तोड़ देता है। दूसरी ओर ली नाथन को एक जगह पे लॉक कर देता है, पर वो एक बड़ी लकड़ी उठाकर धमकाता है कि इस वक्त यहाँ से भाग जाओ वरना मेरा गुस्सा तो तुम जानते ही हो, मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। ली कहता है कि मैं तुम्हें अब भी एक आखिरी मौका देता हूँ और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम सिंडी के भाई हो। अब बताओ कि तुमने अपने असिस्टेंट को कहाँ पर रखा हुआ है, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पर कहाँ दोस्तों, नाथन अपनी आदत से बाज नहीं आता और कहता है उस फाइल के बिना तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, याद रखना, और वो जल्द ही मेरे हाथ में आ जाएगा। उसकी बचकानी बातें सुनकर ली को और गुस्सा आता है और वो उसका हाथ मरोड़ देता है, उसकी खूब पिटाई भी करता है। फिर एक बड़ा पत्थर उसके सर पे मारने जाता है, लेकिन एन वक्त पर मोजो उसको रोक लेता है कि ये सही नहीं है। इतने में ग्रे आकर बताता है कि इसकी गाड़ी का ब्लैक बॉक्स मैंने चेक कर लिया है, उसका पिछला लोकेशन एक पुरानी फैक्ट्री में दिख रहा है। ले कहता है कि तुम जल्दी पुलिस को उस लोकेशन पर आने के लिए कह दो। फिर दोस्तों वो सभी उस फैक्ट्री की ओर निकलते हैं। वहाँ जे परेशान है कि इतनी देर के बाद भी नाथन लौटा क्यों नहीं। वो कहता है कि दाल में कुछ काला लगा है, तुम इसको कहीं और शिफ्ट कर दो। और दोस्तों उसके आदमी असिस्टेंट को वहाँ से लेकर जाते ही है कि इतने में पुलिस वहाँ पर आ जाती है। फिर क्या था, सब जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। आखिर में वो असिस्टेंट को बचा लेते हैं। ली उससे तुरंत पूछता है कि वो पेंडोरा बॉक्स फाइल कहाँ है। वो कहता है देखो वो एकदम सेफ है, तुम फिक्र मत करो। और यहाँ पर ये सीन कट होता है दोस्तों। दूसरी ओर एंड्रयू हॉस्पिटल में होता है, बहुत दुखी है बेचारा। वो जिना से कहता है कि मैं फिर से वो फाइल तुम्हें देने में असफल रहा। वो जे के हाथ लग गया तो वो अपने खिलाफ सारे एविडेंस को मिटा देगा। पर दोस्तों जिना अब भी उस पर गुस्सा नहीं होती और बड़ी नरमी से पेश आती है और कहती है तुम बच गए, यही बहुत है। इतने में ली कॉल करके कहता है कि फाइल मिल गया है। और दोस्तों अगले सीन में ली और जिना मिलते हैं तो ली वो फाइल जिना को देता है। जिना कहती है कि मैं कल ही पूरे फाइल्स की डिटेल्स लाइव टीवी पर रिवील करूंगी। अगले दिन दोस्तों टीवी शो में जिना बताती है कि जे और नाथन के खिलाफ मजबूत एविडेंस मिल गया है, यानी कि पेंडोरा बॉक्स फाइल मिल चुका है। और इसी सिलसिले में मैं आपको 3 वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हूँ। उसी से आपको पता चल जाएगा कि जे और नाथन क्राइम के मामले में कितने पहुंचे हुए आदमी हैं। पहली रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों जे और नाथन के बीच हुई बात की, जिसमें नाथन ने कहा था हमें किसी भी तरह ली के पेरेंट्स को खत्म कर देना है, फिर तो स्यूडो हॉस्पिटल हमारा हो जाएगा, फिर डोडो ग्रुप को टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनकर तो खुद चेयरमैन की वाइफ चौंक जाती है कि क्या सच में हमारे बेटे ने ये सब कुछ किया था। दूसरी रिकॉर्डिंग में जे अपने बॉडीगार्ड को बता रहा होता है कि मैंने ली के पेरेंट्स का कत्ल किया, ये किसी को नहीं पता चलेगा और ना ही किसी को मुझ पर शक होगा, क्योंकि मैं ली का अंकल जो ठहरा। और रही बात उस ली की, वो तो अंधा है, उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा। और अब पूरी प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक मैं बन जाऊंगा, सिर्फ मैं। आखिरी रिकॉर्डिंग में दोस्तों जे ने कहा होता है कि नेल की बेटी यानी किमी ने गलती से मेरी वाइफ को धक्का दे दिया था, जिससे मेरी वाइफ सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। पर नेल को धमकाने का मुझे अच्छा मौका मिला था और इसी बहाने मैं उसका दामाद बनने में सफल हो गया। नेल की पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके मुझे बहुत कुछ हासिल जो करना है अभी। ये तीनों रिकॉर्डिंग्स दोस्तों वो टीवी पर रिलीज कर देती है और ये देखकर नेल की हालत होती है खराब और उसे बड़ा दुख होता है कि उसकी बेटी की लाइफ खराब हो गई। आखिर में जिना टीवी कैमरा को देखकर कहती है मेरे भाई का कत्ल भी जे ने किया था, उसका इन फाइल्स में कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जे का बॉडीगार्ड उसका इकलौता आई विटनेस है। मैं उससे ये कहना चाहती हूँ कि देखो तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है, उसे जीना सीखो। तुम खुद आकर सरेंडर हो जाओ और वो सब कुछ कबूल कर लो जो जे ने तुम्हें करने पे मजबूर किया था। अगर तुम ऐसा कर लोगे ना तो जे को सजा तो मिलेगी, साथ ही तुम्हें माफी भी मिलने की गुंजाइश है। देखो जे के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। बॉडीगार्ड दोस्तों बड़े ध्यान से जिना की बात सुन रहा होता है
जेजे कहता है, अरे अरे तुम ये सब क्यों देख रहे हो? वो तो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है। वैसे भी वो नहीं जानती कि तुम मेरे कितने वफादार आदमी हो। बंद करो टीवी। लेकिन बॉडीगार्ड उसका ठीक से कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि इस घर के ओनर को भी अब तक सब कुछ पता चल गया होगा, इसलिए हमें जल्दी से घर खाली करना चाहिए। इससे पता चलता है कि जेजे अब पूरी तरह फंस चुका है और पुलिस दोस्तों उसको ढूंढ रही होती है। दूसरी ओर ली और उसकी टीम डोडो ग्रुप को टेक ओवर करने के लिए मीटिंग करते हैं। ये टीवी पर देखकर एंड्रयू तो ठान लेता है कि मैं किसी भी हालत में डोडो ग्रुप को ली के हाथ में नहीं जाने दूंगा। वो खुद एक मीटिंग अरेंज करके बताता है कि मैं डोडो ग्रुप में अपने और अपने पापा के शेयर्स को किसी दूसरी कंपनी को बेचने वाला हूँ। असल में एंड्रयू ली के अलावा और किसी को भी अपनी कंपनी देने को तैयार है, चाहे वो कितनी भी छोटी और बिना मार्केट वैल्यू वाली कंपनी क्यों ना हो। ये देखकर चेयरमैन कहता है कि तुम ली से मेरी मीटिंग अरेंज करवा पहले। और दोस्तों अगले सीन में चेयरमैन ली से मिलने जाता है और कहता है कि मैं अपने शेयर्स तुम्हें देने को तैयार हूँ, पर बदले में तुम्हें मुझे और मेरे बेटे को माफ करना होगा। ये एक बूढ़े बाप की वेदना भरी रिक्वेस्ट है बेटा, समझ लो। वो बहुत ही इमोशनल भरी रिक्वेस्ट करता है दोस्तों कि एक आखिरी बार मेरे पास ये मौका है अपनी कंपनी को बचाने का। पर जब एंड्रयू को पता चलता है कि चेयरमैन शेयर्स देने को तैयार हो गए तो वो कहता है कि पापा आप अपने शेयर्स को ली को देने का वादा कैसे कर सकते हैं? चेयरमैन जवाब देता है, क्या तुम जानते हो कि डोडो ग्रुप में कुल मिलाकर कितने एम्प्लॉइज हैं? अगर तुमने कंपनी को किसी अरे गहरे के हाथ में दे दिया तो उन एम्प्लॉइज का क्या होगा? ये सोचा है तुमने कभी? बेटा मेरी बात सुनो, मुझे अब लगता है कि तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। एंड्रयू तो चौंक कर पूछता है, तो क्या आपने भी मेरा साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है? नहीं बेटा, मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ बताओ? तुम चाहो जैसे भी हो, हमेशा मेरे बेटे ही रहोगे। लेकिन कई बार रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दूरियां बनती है, तभी दोनों एक दूसरे के बारे में ठीक से समझ पाते हैं। तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी अहमियत समझने के लिए हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा। तुम कहीं दूर चले जाओ। पर दोस्तों अंदर ही अंदर चेयरमैन ये सब कुछ कहते हुए रो रहा होता है। एंड्रयू गुस्से में चला जाता है। दूसरी ओर जेजे अपनी सारी सेविंग्स को एक दुकान में देकर एक गन खरीदता है। उसमें 2 बुलेट्स होते हैं। फिर वो पार्किंग लॉट में जिना की कार के पास जाता है और बॉडीगार्ड से कहता है, इसे खोलो। वो पूछता है कि आप यहाँ पर करने क्या वाले हैं? झट से जेजे को गन निकालते देखकर दोस्तों वो घबरा जाता है और पूछता है, क्या आप जिना का खून करने जा रहे हैं? जेजे कहता है कि हाँ, मैंने जो पैसा जो पावर कमाने की ख्वाहिश रखी थी वो सब मिट्टी में मिलाया है ली और जिना ने। उन दोनों की मौत होगी मेरे हाथों। अब दोस्तों इस बार मतलब पहली बार बॉडीगार्ड को गुस्सा आ जाता है और पूछता है कि अगर आपके ली से दुश्मनी है तो सबसे पहले आपको ली का खात्मा करना चाहिए ना, जिना को क्यों मारना चाहते हैं आप? इस तरह वो जरा जिना को सपोर्ट करता है। जेजे कहता है कि बेकार की बात मत करो, मैं जिना को मारकर उसकी बॉडी को जंकयार्ड में डिस्पोज करने वाला हूँ और हाँ, तुम ही उसकी बॉडी को डिस्पोज करोगे, समझे? ये कहकर वो जिना की कार में बैठ जाता है। बॉडीगार्ड भी वहाँ से चला जाता है दोस्तों। और यहाँ इस बात से बेखबर जिना कुछ देर के बाद आती है और कार में बैठती है। अचानक पीछे से जेजे उस पर गन तान कर धमकाता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जिंदा छोड़ दूंगा हैं? तभी दोस्तों जिना को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो चुपके से उसे अटेंड करने की कोशिश करती है कि जेजे गन से उसको मारकर बेहोशी कर देता है। असल में अननोन नंबर से कॉल करने वाला कोई और नहीं, बॉडीगार्ड था दोस्तों, जो जिना को बचाना चाहता था। लेकिन बदकिस्मती से जिना कॉल नहीं उठा पाई थी। दूसरी ओर एंड्रयू एक ब्रिज के एज पर खड़ा होता है। ओह, लगता है ये खुदकुशी करने वाला है। उसका दिल बहुत भारी होता है और उसके दुख की सीमा नहीं होती। पर आखिर में वो अपनी और जिना की एंगेजमेंट वाली फोटो देखकर खुश हो लेता है दोस्तों। पर वो उसे पानी में डाल देता है और आखिरी बार अपने पापा से बात करने के लिए चेयरमैन को कॉल करता है। वो कहता है कि पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैं यूएस से आया तो मेरे दिल में आपके लिए नफरत ही नफरत थी। मैं आपसे बदला लेना चाहता था, लेकिन जब आपके करीब आने लगा तो जानते मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि शायद बचपन से मुझे आप ही के पास रहना चाहिए था। आप मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। ये कहकर वो फूट फूट कर रोता है। उसकी बात को चेयरमैन पूरी तरह समझ जाता है और पूछता है, बेटा तुम हो कहाँ पर अभी? आई एम सॉरी पापा। सिर्फ इतना कहकर वो कॉल काट देता है और बहुत रोता है। फिर वो जिना को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो कॉल नहीं कर पाता। तब एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि बॉडीगार्ड कर रहा था। वो बता देता है कि जेजे जिना को किडनैप करके लेकर चला गया और जंकयार्ड में उसे डिस्पोज करने वाला है, उसका कत्ल करने वाला है। प्लीज कैसे भी करके उसको बचा लो। फिर दोस्तों वो ली को भी कॉल करके यही बात बताता है। दूसरी ओर दिखाते हैं जंकयार्ड में जेजे जिना को मार कर गिरा देता है और कहता है, तुम्हारी मौत होने वाली है, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वो ली है, इसलिए तुम मुझे गलत मत समझना। ये कहकर वो शूट करने वाला होता है कि एंड वक्त पर एंड्रयू भाग कर आता है और उस पर सीधे झपट पड़ता है। इस बार तो वो जेजे के ऊपर बैठ जाता है और चिल्लाता है कि जिना तुम यहाँ पर मत रुको, जल्दी भाग जाओ यहाँ से। जिना दोस्तों वहाँ से दूर जाती है और तब एंड्रयू जेजे का गला दबाकर उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। पर इसी बीच जेजे पास पड़े अपने गन को उठाकर झट से एंड्रयू के पेट में शूट कर देता है।
आवाज को सुनकर जिना चौंक कर मुड़ती है, पर एंड्रयू तब भी यही कहता है कि यहाँ मत रुको जिना, तुम प्लीज अभी के भी यहाँ से भाग जाओ। इतने में जेजे एंड्रयू को गिराकर जिना पर गन तान देता है। अब इससे पहले कि वो जिना को शूट करता, एंड्रयू उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। ओहो, और दूसरा बुलेट भी दोस्तों एंड्रयू को लग जाता है। गन में सिर्फ 2 बुलेट्स थे, तो जेजे अब जिना को शूट नहीं कर सकता। एंड्रयू खून से लथपथ हालात में जमीन पर पड़ा होता है। इतने में पुलिस कार की आवाज को सुनकर जेजे वहां से तुरंत भागता है। जिना भी तुरंत एंड्रयू के पास भागती है और कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। पर एंड्रयू उसके आंसू पोंछकर कहता है, मैंने किसी तरह तुम्हें बचा लिया, ये क्या कम है? मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया है जिना, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? जिना भी कह देती है कि प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो ना, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, तुम अपनी ताकत जुटा कर रखो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। पर वो कहता है कि तुम भी मेरी माँ की तरह हो, पता है, एकदम नरम दिल। तुम्हारी गोद में मुझे वो गर्मी महसूस हो रही है जो मुझे अपनी माँ की गोद में महसूस होती थी। इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ एंड्रयू जिना की गोद में दम तोड़ देता है, और जब उसकी आवाज बंद होती है ना, तो जिना एकदम सुन्न हो जाती है। यार वैसे था तो ये बुरा, पर अच्छा नहीं लगा, और वो भी उसको सीने से लगाकर बहुत रोती है। दूसरी ओर ली भी जंक यार्ड में पहुंच जाता है और वो जेजे को बचकर भागते हुए देख लेता है। वो सीधे उसी पर गाड़ी चढ़ा देता है और गाड़ी से टक्कर खाकर वो दूर जाकर गिरता है। ली भी तुरंत जाकर उसे पकड़ता है, पर दोस्तों वो अब भी कहता है कि मेरा गेम अभी खत्म नहीं हुआ है ली, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा। अब तो जेजे भी हाथ लग गया, तो वो जिना को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है, पर वहाँ पर एंड्रयू मरा पड़ा होता है और जिना उसे गोद में लिए रो रही होती है। अगले दिन की बात है, जिना के ऑफिस में दिखाते हैं तो वो बहुत ही दुखी बैठी होती है। तब वहाँ पर बॉडीगार्ड आकर कहता है, मुझे माफ कर दो, पर अब मैं जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम्हारे भाई का कत्ल जेजे नहीं किया था, उसका इकलौता चश्मदीद गवाह मैं ही हूँ, और मैं ये कभी भी कहने को तैयार हूँ जब तुम कहोगी। जिना के दोस्तों आंसू निकल आते हैं, वो बहुत ही इमोशनल होती है, क्योंकि इसी के लिए तो वो इतना स्ट्रगल कर रही थी कि उसके भाई को न्याय मिले। आज उसका स्ट्रगल भी खत्म हुआ। दूसरी ओर किमी प्रेस को बता देती है कि अनजाने में मुझसे जेजे की पहली वाइफ की मौत हुई, इसके लिए मैं सबसे माफी मांगती हूँ, और मैं अपने पिता की पार्टी से नहीं, पॉलिटिक्स से पूरी तरह हट रही हूँ। दूसरी ओर ली प्रेसिडेंट से मिलने आता है, यानी नेल से। नेल पूछता है कि बेटा, अचानक तुम्हारा कॉल आया तो मुझे एहसास हो गया कि जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। ली कहता है कि मैं जेजे के सिलसिले में बात करना चाहता था। उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस पब्लिक में आ चुका है, उससे अब फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और ये काम सिर्फ आप ही करवा सकते हैं, आपको पता है। सिर्फ यही मेरी आपसे पहली और लास्ट रिक्वेस्ट है। और दोस्तों क्योंकि ली ने नेल की इतनी मदद की तो वो ना नहीं कह पाता और तुरंत मान जाता है। अगले दिन जेजे को जेल लेकर जाते हैं, पर तभी वहाँ पर ली आता है। देखिए यार इसको, तब भी ये जेजे यही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जेल भिजवा दोगे तो तुम चैन से रह पाओगे? मैं फिर से कानून के किसी न किसी छेद से बाहर निकल आऊंगा, तब देखना तुम बहुत पछताओगे। ली कहता है कि क्या सोच रहे हो तुम, इस बार तुम बाहर नहीं आ पाओगे, तुम्हें फांसी होगी, फांसी। ये सुनकर जेजे की थोड़ी हालत खराब हो जाती है, वो डगमगा जाता है, लेकिन कहता है तुम पागल तो नहीं होगे, 30 साल से कोरिया में किसी को फांसी की सजा नहीं हुई। पर ली कहता है कि जिस दिन तुम्हें नॉनवेज सौंप दिया जाएगा ना, उस दिन तुम्हें फांसी होगी, याद रखना। फिर जेजे को बस में जेल ले जाते हैं दोस्तों। अगले सीन में ली की टीम ड्रिंक करके सेलिब्रेट कर रही होती है। ली मोजो से पूछता है कि आपकी सबसे बड़ी आशा क्या है, बताओ। वो कहता है कि अरे आशा का क्या है, हर किसी को कोई ना कोई आशा होती है भाई। बहुत ही कम उम्र से मैं डोडो ग्रुप के लिए काम कर रहा था, और मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि आखिर तक मैं डोडो ग्रुप के लिए ही काम करूं। ली कहता है तो ठीक है, लीजिए आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, आज से डोडो ग्रुप आपका, आप भी उसके चेयरमैन होंगे। मोजो चौंक कर पूछता है ये तुम क्या कह रहे हो, सिंडी तो यहीं बैठी है ना, डोडो ग्रुप तो उसको मिलना चाहिए। पर सिंडी कहती है कि मिस्टर मोजो, नहीं चाहिए मुझे डोडो ग्रुप, वैसे भी मुझे ये बिजनेस की बातें बड़ी बेहुदा लगती है, मैं तो अपना फैशन डिजाइनिंग का कोई काम करके गुजारा कर लूंगी और चैन से रहूंगी। फिर ली पैनी से कहता है कि कल से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हेड तुम होगी, मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा हूँ। वैसे भी पैनी भी चौंक जाती है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तुम मुझे सौंप कर खुद क्या करोगे। तब ली अपना ग्लास उठाने जाता है कि अचानक दोस्तों उसे कुछ नहीं दिखता और वो गलती से ग्लास को नीचे गिरा देता है। लगता है ली की ब्लाइंडनेस अब बहुत दूर नहीं है, जल्द ही वो पूरी तरह ब्लाइंड हो जाएगा। वो घबराकर पूछता है कि जिना की फ्लाइट कब है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। असल में दोस्तों जिना अपने भाई की मौत के लिए उसको न्याय दिला चुकी है और अब वो जर्मनी जा रही है, इसलिए ली उसे देखने जाता है और दूर से उसको देखने लगता है। जिना भी जॉन और अपनी फ्रेंड से विदा लेती है और बहुत इमोशनल होती है उस समय। ली बेचारा भी समझ गया था कि वो किसी भी वक्त ब्लाइंड हो जाएगा, इसलिए वो चाहता है कि ब्लाइंड होने से पहले वो सिर्फ जिना को बस एक बार देख ले अच्छे से। पर जिना को फील होता है कि कोई पीछे से उसको देख रहा है। वो मुड़ती है तो वहाँ पर ली खड़ा होता है। बस दोस्तों जिना को देखते देखते ली की आंखों की रोशनी पूरी तरह नष्ट हो जाती है और जिना का रूप भी उसकी आंखों में समा जाता है। इसके बाद उसके लिए ये पूरी दुनिया अंधेरे से भर जाती है। यहाँ से 2 साल के बाद एक बड़े से घर को दिखाते हैं। शायद ये घर आपको याद होगा, ये ली का वही पुराना आलीशान घर है जहाँ वो पहले रहा करता था जब वो ब्लाइंड था।
और आज वो फिर ब्लाइंड है, उसी घर में रह रहा है। देखो, अपने दोस्तों को बाकी सारे काम सौंपकर वो इस घर में पहले की तरह जीने लगा है। तभी टीवी न्यूज में बताते हैं कि नाथन, जिसने जेजे के जरिए ली के पेरेंट्स का कत्ल करवाया था, उसे जेल की सजा दी गई थी और आज 2 साल के बाद किसी स्पेशल डे के तहत उसे रिलीज किया गया है। न्यूज में ये भी बातें होती हैं कि सिंडी ने 2 साल अफ्रीका में ट्रैवल किया और वहाँ के कई बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी अच्छी एजुकेशन का इंतजाम किया, जिसकी वजह से उसे स्विस इंटरनेशनल वॉलंटियर का अवार्ड दिया गया है। ये सुनकर बड़ा खुश होता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। तब ग्रे आकर बताता है कि आज जेजे का इस दुनिया में आखिरी दिन है, पता है। दूसरी ओर दोस्तों, जेजे को दिखाते हैं जिसे जेल में खाना दिया जाता है। वो जल्दी से उसे खाने जाता है तो रियलाइज करता है आज उसे नॉन-वेज सूप दिया गया है और उसे ली की बात याद आती है कि जिस दिन तुम्हें नॉन-वेज सूप दिया जाएगा वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। बस दोस्तों, ये सोचकर जेजे की हालत अब बहुत खराब होती है। तब गार्ड्स आकर बताते हैं कि तुम्हें बुलाया है, चलो। जेजे कांपते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे जीना है। पर वो छोड़ने थोड़ी ना वाले थे यार, उसे खींचकर फांसी के तख्ते पर लेकर जाते हैं। वो चिल्लाता है कि नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मुझे जीना है। कहते कहते वो फेंट गिली कर देता है। मौत का डर दोस्तों जकड़ चुका था उसको, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये सारी चीजें तो कर्म करते वक्त सोचनी चाहिए, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए थे। और फिर वो उसके मुंह पे काला बैग पहनाते हैं, उसको फांसी पर चढ़ा देते हैं। रस्सी कुछ देर हिलती है लेकिन फिर एकदम शांत, यानी जेजे की कहानी खत्म। वहाँ चेयरमैन के घर पर फिर से सब नॉर्मल होता है। नाथन को देखकर लगता है कि वो 2 साल जेल की हवा काटकर सुधर गया। वैसे शुरू में उसने जो कत्ल करवाए थे उसके बल पर तो उसे विलन कहना चाहिए, लेकिन कहानी में आगे बढ़ते बढ़ते आप खुद समझ गए होंगे कि ये विलन के नाम पर कलंक है और इसकी बॉडी लैंग्वेज से ये कॉमेडियन ज्यादा लगता है। पहले की तरह सभी बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अब अपना चेयरमैन डोडो ग्रुप का चेयरमैन नहीं रहा, लेकिन एक छोटी कंपनी का ओनर जरूर है। अब वो अपनी फैमिली को फिर से पहले की तरह अहमियत देने लगा और बहुत ही नरम दिल आदमी में तब्दील हो चुका है। वो कहता है कि खाने से पहले हमें 2 मिनट के लिए अपने किसानों को जरूर याद करना चाहिए, इसलिए प्रार्थना करो। उसकी वाइफ भी अब खुश है कि आखिर परिवार एक हो गया और बेटा भी सुधर चुका है। हाँ, वैसे चेयरमैन की वाइफ बीच में थोड़ा विलन इसीलिए बन गई थी क्योंकि उसको डर था कि अगर चेयरमैन ने सब कुछ एंड्रू को दे दिया तो उसके अपने बच्चों का क्या होगा। खैर, उसका वो डर भी खत्म हो गया तो वो एकदम नॉर्मल हो गई। दूसरी ओर दोस्तों मोजो को दिखाते हैं, जो डोडो ग्रुप के चेयरमैन के रूप में शान से ऑफिस में एंटर करता है। सभी उसके आगे सर झुकाते हैं तो उससे बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि देखो, सबसे पहले तो बात बात पर इस तरह सर झुकाने की परंपरा खत्म करो। सच में ये अपने देश में होनी नहीं चाहिए, वरना देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ जाएगी यार। तब जॉन आता है जो मोजो को बताता है कि जिना कोरिया लौट आई है। सबसे पहले तो दोस्तों वो एंड्रू के मेमोरियल को देखने जाती है। उसको बड़ा दुख होता है क्योंकि वो जानती थी कि ली की तरह एंड्रू ने भी उसे सच्चा प्यार किया था। वहाँ पर मोजो को देखकर वो चौंक जाती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आई हूँ। वो कहता है कि वो बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, पर मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि 2 साल पहले जब ली ने तुम्हें आखिरी बार देखा था, उसके बाद से ली की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई है। हमने बड़ी कोशिश की कि उसके सर से बुलेट को निकाल दिया जाए, तब शायद उसकी आंखें फिर से ठीक हो सकती है, लेकिन बदकिस्मती तो यह है कि सर्जरी में ली के बचने के चांसेस बहुत कम है। पर अगर बुलेट नहीं निकाला गया तो बहुत ही जल्द उसका आखिरी आ जाएगा। ये सुनकर जिना चौंक जाती है कि कहीं ली को भी कुछ ना हो जाए। मोजो कहता है कि मेरी राय है कि आखिरी दिनों में तुम उसके साथ रहो। इन 2 सालों में हर दिन हर पल वो तुम्हें याद करता रहा। वैसे वो अपने दिल की बातें किसी को बताता तो नहीं, लेकिन मैं उसे पूरी तरह समझ सकता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। जिना भी कहती है ली को इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अगर मैं उसके पास गई तो उसे शायद और दुख होगा और मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहती। मोजो की समझ में नहीं आता कि अब वो क्या कहे। तब जिना कहती है मेरे पास एक और रास्ता है। और दोस्तों अगले सीन में ली अपने घर में बैठा हेडफोन पहनकर कुछ सुन रहा होता है। जब वो हेडफोन निकालता है ना तो उसे कुछ आवाजें आती है। पहले जब वो ब्लाइंड था तो उसके कान बहुत तेज थे, शायद आपको याद होगा अच्छे से। अब वो क्षमता उसमें फिर से आ गई है और वो दूर से धीमी सी आवाज को सुन लेता है। इसी बीच बाहर दिखाते हैं कि जिना मोजो के साथ आई है। उसको देखकर ग्रे बहुत खुश होता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई। ली भी चौंक कर सुनने लगता है कि वहाँ क्या बात हो रही होगी। ग्रे कहता है कि ली को इतनी आसानी से हम धोखा नहीं दे सकते। जिना कहती है कि प्लीज मेरे पास एक आइडिया है, और फिर वो सभी ली से मिलने जाते हैं। दोस्तों ली चुपचाप खेल रहा होता है जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं। मोजो कहता है कि तुम्हारी मदद के लिए एक असिस्टेंट आई है, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। वैसे उसका नाम अंशी है। ली कहता है कि मुझे वो नाम अच्छा नहीं लगा, उसे काम से निकाल दो अभी। सच जानते हुए भी दोस्तों ली नहीं चाहता कि जिना यहाँ पर रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करे, इसलिए वो इस तरह कह रहा है कि उसे काम से निकाल दो। अब मोजो कहता है कि देखो जैसे तुम देख नहीं सकते तो ये लड़की बोल नहीं सकती। बड़ी उम्मीद लेकर आई है कि तुम इसको नौकरी पर रख लोगे, प्लीज नौकरी पर रख लो उसको। और अब ली की भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, तो वो कहता है
मैं तुम्हें 3 चांसेस दूंगा। अगर तुमने ऐसा कुछ किया जो मुझे पसंद नहीं तो 3 वार्निंग्स के बाद मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। इस शर्त पर दोस्तों वो जिना को काम पे रखने के लिए मान जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि जिना हमेशा ली के पास ही रहती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों में ली की सर्जरी होने वाली है, तब तक जिना उसके पास ही रहना चाहती है, इसीलिए तो वो यहाँ पर आई है। खाते वक्त वो ली के बाउल में चिकन रखती है क्योंकि ली को चिकन बहुत पसंद है। पर वो कहता है देखो मुझे एक पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो, ये तुम्हारी पहली वार्निंग है। और बाद में जब वो टहल रहे होते हैं ना तो ली फिसल कर गिरने वाला होता है तो जिना उसको पकड़ लेती है। इस पर ली कहता है कि देखो मुझे कभी टच मत करना और ये तुम्हारी दूसरी वार्निंग है। जिना एकदम चुप रहती है क्योंकि उसे लगता है कि ली ने उसे पहचाना ही नहीं। अगले दिन दोस्तों ली को शर्ट पहनाते हुए वो उसके करीब जाकर उसे अच्छी तरह निहारती है। जिस तरह पहले वो उसके करीब जाकर उसको शर्ट पहनाती थी बिल्कुल उसी तरह। और इस पर ली कहता है कि मेरे इतने करीब मत आया करो, ये तुम्हारी तीसरी वार्निंग है और अब मैं तुम्हें नौकरी से भी निकालता हूँ। तब मोजो आकर कहता है कि तुम्हारे ऑपरेशन का वक्त हो रहा है, चलो कहकर वो उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जिना बहुत परेशान होती है कि पता नहीं क्या होगा। बाहर चलते चलते ली मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे माफ कर दो जिना, तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी क्योंकि सर्जरी के बाद मुझे कुछ भी हो सकता है और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। इसीलिए दोस्तों वो ऐसे कड़वे शब्द बोल रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो जिना। पर जिना उसको छोड़कर जाने वाली थी नहीं, वो हॉस्पिटल भी आती है। और अब ऑपरेशन थिएटर में जाने का वक्त हो चुका है। मोजो और ग्रे दूर चले जाते हैं। जिना ली के पास खड़ी बहुत इमोशनल होकर रोती है। तब ली भी कहता है कि तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और तुम्हें पहचानूंगा नहीं। कहकर वो जिना का हाथ पकड़ता है। वो भी बहुत इमोशनल होती है और कहती है तुम ठीक हो जाओगे, मैं यहीं पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। ली भी प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं जरूर लौट कर आऊंगा और इसी तसल्ली के साथ जिना बाहर जाकर वेट करती है। ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी का इंतजार करते हुए ली को सारी पुरानी बातें फिर से याद आती हैं। जब पहली बार ली ने जिना के बालों को सहलाया था, फिर जब वो दोबारा मिले ली की आंखें ठीक हो चुकी थी तब, पर डोडो ग्रुप में काम करते हुए उनके बीच फिर प्यार हुआ और उन्होंने कई हसीन पल बिताए साथ में। फिर दोनों ने किस किया। ये सारी चीजें ली को याद आ जाती है। उसे ये भी लगता है कि जैसे कि सर्जरी सफल हो चुकी है और वो फिर देख सकता है। वो दूर से जिना को भी देख रहा है। इन ख्यालों में खोकर दोस्तों वो स्माइल करता है, लेकिन असल में वो अभी भी ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है। बाहर जिना उसके सर्जरी के खत्म होने का इंतजार कर रही है। ओहो, और इसी के साथ इस सीरीज का होता है दोस्तों दी एंड। तो अब आप बताइए यार आपकी क्या फील है इस सीरीज को लेकर। जरूर इसे हम सब मिस करने वाले हैं यार। सच में हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी लंबी सीरीज को हम शुरुआत से लेकर उसे जोश के साथ पूरा कर पाएंगे, और ये पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से। शायद स्वीट कॉमेट के बाद चैनल पर यह सबसे लंबी सीरीज रही है। वैसे सीरीज में लियो और जिना के अलावा एक और कैरेक्टर है जिसने हमारे दिलों में जगह बनाई, वो है एंड्रयू। चेयरमैन का नाजायज बेटा होने की वजह से उसने न जाने यूएस में कितने बुरे दिन देखे होंगे। वो अपने पिता को देखने कोरिया आया और उनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर जब वो जिना से मिला ना तो उसके मन में बदलाव शुरू हो गया था। वो जिना को बेहद प्यार करने लगा था। पर्सनली उसे ली से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जिना को खोने के डर से ली के खिलाफ बहुत कुछ करने लगा। पर हाँ, एक बात तो है, जिना के लिए उसका प्यार एकदम सच्चा था। तो अब आपसे करते हैं एक सवाल, आप इस सीरीज को किस कदर मिस करेंगे यार? इसका जवाब हमें कमेंट से बताइए। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एक ऐसी सीरीज जो मॉन्स्टर सीरीज से भी ज्यादा कंपेलिंग, ज्यादा मिस्ट्री थ्रिलर वाली है, जिसका नाम शर्लॉक होम्स है। आपको पता ही है इसके सिर्फ 12 एपिसोड है, ज्यादा नहीं है। हर एपिसोड में आपको माइंड ब्लोइंग केसेस देखने को मिलेंगे और आई प्रॉमिस कि ये सीरीज आपको जरा भी बोर नहीं करेगी, बल्कि मॉन्स्टर सीरीज से तो ज्यादा ही ट्विस्ट है इसमें। हाँ, जो इसका विलन है ना उसका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस कर लिया था, लेकिन उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। आपको मजा पूरा आएगा, गारंटी इसकी। ऐसी कोई और अच्छी और एंगेजिंग सीरीज हम आपके लिए लाने की कोशिश जरूर करेंगे, ये वादा रहा दोस्तों आपसे। और इस सीरीज की वीडियोस को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप हमें इसी तरह अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। इसी आशा के साथ हम फिलहाल लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिएगा अपना, एंड थैंक्स टू ऑल रॉकर्स।